अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने जो पिछली वीडियो मेरी पसंद भी की और उसके ऊपर काफ़ी आपके कमेंट्स भी आए। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूं, तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और इन्जॉय इसलिए किया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे नई नई तरकीबें बताई, नए नए आइडियाज़ दिए कि किस तरह से मैं अपने घर की चाबियाँ डुप्लिकेट बनवाऊँ और कहाँ कहाँ उन्हें छुपाऊँ, ताकि मुझे आइंदा ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आप सबका और आपके आइडियाज़ का बहुत शुक्रिया। वाकई जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो इंसान काफ़ी कुछ लर्न करता है, और मैंने भी उससे काफ़ी कल सबक सीखा। तो लेकिन उससे जो ज़्यादा एक खुशगवार एहसास था मेरे लिए वो ये कि आप लोग कितने कंसर्न हैं और कितना एक फैमिली की तरह ख्याल करते हैं, और इसलिए इतनी माइनर चीज़ों को भी आप लोग इतना केयरफुली सुनते भी हैं और उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। तो मैं बड़ा इन्जॉय भी करती हूँ और खुश भी होती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। अच्छा जी, आज हमारे पास जो खबरें हैं, 2-3 अहम खबरें हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त आप अगर केयरफुली देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है कि एक सिनेरियो बन रहा है कि जिसमें निगरान हुकूमत की तो बात हो रही है, लेकिन अगले इलेक्शन के ऊपर अभी तक कुछ कंफ्यूजन बरकरार है। और ये जमातें जो कि बड़े सीने चौड़े करके बड़े धाक से कहती थी कि जनाब नहीं होंगे पंजाब और केपी में 14 मई को इलेक्शन और ये और वो, अब इनको खुद मुसीबत पड़ी हुई है कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान को रोकते रोकते सब ही रुक जाएं, कहीं ये ना हो कि उसके चक्कर में कि जनाब वो ना आ जाए, ये सब भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से रह ना जाएं। तो अब इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंने आपसे बातें की थी वो कैसे सच साबित हुई हैं, और इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। असल बात यह है कि ये इतना घिसा पिटा वही रिवायती स्क्रिप्ट और वही पुराना तर्जे अमल है जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो इसलिए ये किसी बच्चे के लिए भी आसान था कि वो इस पे एक्सपेक्ट कर सकता था कि जीबी में क्या होगा, और वो हो गया। कैसे गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला का इंतखाब हुआ, ये डिस्कशन में आएगा। और लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि हुकूमत ने अब एक नया नैरेटिव भी उठाया है, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने चलानी है और इसके साथ साथ थोड़ा इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम हो रहा है। तो उसमें एक जो नया इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो ये कि जी मईशत संभल गई है। तो अब आपको दिन रात ये सबक पढ़ाया जाएगा कि आपके घर आटा महंगा आ रहा है, बिजली महंगी आ रही है, पेट्रोल आप महंगा डलवा रहे हैं, चीनी आपके घर महंगी आ रही है, सब कुछ आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी ये सब बातें जो ये लोग आपको बताएंगे आंखें बंद करके मान लें कि पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान के तमाम मुआशी मुश्किलात खत्म हो गए हैं, मुआशी बहरान खत्म हो गए हैं। और ये सब कारनामा किया है इसहाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो आप अब बगले बजाएं इसके ऊपर। आप तो कोई गधे हैं, आप कोई उल्लू हैं, आप कोई भेड़ बकरी हैं कि जिनको कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा अब ये आपको ये नया सबक पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं आजकल, और इसमें इनके कुछ खास अहम चमचे चेले भी शामिल हैं जो कि आपको दिन रात टीवी पे बैठ के अब ये नया नैरेटिव जो है वो बता रहे होंगे। तो फैसला तो आपने खुद करना है, मैं तो आपके सामने कुछ अदादो शुमार रखूंगी। ये सब चीजें होंगी आज के वीलॉग में, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा, बात जरा यहाँ से शुरू करते हैं कि इस हुकूमत को अपनी क्यों पड़ गई है, क्या इनको ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि ये खुद भी टेंशन में आ गए। टेंशन की वजह ये बन रही है कि इनको टाइम मिला था ये जो 1.5 साल का, तो उसमें इनके पास 2 टास्क थे। एक टास्क तो ये था कि जनाब आपने किसी भी तरह मईशत को थोड़ा बेहतर करना है, और दूसरा टास्क ये था कि आपने अवाम में मकबूल हो जाना है और इमरान खान का नाम निशान तक अवाम के जहनों से मिटा देना है। अब दोनों महाजों पर इस हुकूमत को हुई है काफी ज्यादा नाकामी, और इमरान खान का नाम निशान मिटाना तो दूर की बात है, उल्टा उनकी मकबूलियत बढ़ गई। और इस हुकूमत ने इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए जितनी कोशिशें की, जितने हरबे आजमाए, वो उल्टा इनके गले पड़ गए और हर चीज नाकाम साबित हुई। उसके बाद अब इनको मसला ये है कि अवाम में अपनी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। जिस नौयत की एक पॉपुलैरिटी या वोट बैंक दरकार है एक हुकूमत बनाने के लिए, अगली हुकूमत बनाने के लिए, वो इनके पास दस्तयाब नहीं है। हत्ता कि अकेली जमात तो दूर की बात, अगर ये सब मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो तब भी इन तमाम के कुल मिला के भी जो वोट बनते हैं, जो अभी तक के सर्वेस बता रहे हैं,
وہ اس حد تک نہیں ہے کہ جس سے یہ ہول اینڈ سول اپنی ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں. یہی وجہ تھی کہ کے پی اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے. اور اب جب بات آئی ہے وفاق کے الیکشن کی، کیونکہ اگلے مہینے اسمبلی ختم ہو جائے گی، اپنی مدت پوری کر لے گی، اب اس میں وہ بھلے 13 اگست کو اپنی آئینی مدت کے مطابق تحلیل ہو جائے یا پھر اس سے پہلے یہ 2-3 دن پہلے اس کو تحلیل کر دیں. دونوں صورتوں میں اگست کے مڈ میں اسمبلی تو برقرار نہیں رہے گی، یعنی حکومت ہو جائے گی ختم. یعنی پی ڈی ایم کی یہ تمام جماعتوں کی جتنی حکومت میں شامل مزے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، وزارتیں ختم ہو جائیں گی. تو اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جو ایک یہ سارا پروٹوکول ہے، جو ان کو لوٹنے کا ایک چارج ملا ہوا تھا، جو ان کو مخالف کے کچلنے کا ایک مزہ ان کو آ رہا تھا، وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور معاملہ چلا جائے گا نگران حکومت کے ہاتھ میں. اب نگران حکومت جو ہے وہ بڑی یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹر بنی ہوئی ہے، کیونکہ نگران حکومت سے متعلق ایک بہت زیادہ آپ کلیئر ویو لے سکتے ہیں کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا، جو بھی کی منسٹریز اس کے ساتھ لگی ہوں گی، وہ آپ کو یہ تعین کر دیں گی کہ الیکشن وقت پر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ اگست میں اسمبلی ختم ہو جانی ہے. اب یہ بھلے جلدی اسمبلی ختم کر کے 90 دن کے بعد الیکشن کی اپنی طرف سے ڈیٹ بنائیں گے، یا پھر اگر 14 اگست کو تحلیل ہو. پیپلز پارٹی نے اس پر اختلاف کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 14 اگست کو اپنی مدت کے مطابق اسمبلی تحلیل ہو اور اس کے بعد 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں، یعنی 10 اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں. اب پی ایم ایل این اور فضل الرحمان یہ چاہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان تو خیر چاہ رہے ہیں کہ سال بھر نہ الیکشن ہو، لیکن پی ایم ایل این یہ چاہ رہی ہے کہ 90 دن کا ٹائم مل جائے. اب سوال اس میں یہ بڑا ہے کہ یہ 90 دن کا ٹائم کیوں لینا چاہ رہے ہیں اور اس میں یہ کیا کارنامہ کر لیں گے، کیا تیر چلا لیں گے. تو بیسیکلی اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ 90 دن کا اگر ٹائم مل جائے گا تو 17 ستمبر کو چونکہ قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو ان کو تھوڑا موقع مل جائے گا کہ یہ اپنی مزید ریلیف لے لیں گے شاید عدالتوں سے، اور شاید عمران خان کو جو عدالتوں سے ان کے خیال میں کوئی انڈیو ریلیف ملتا ہے تو وہ شاید ملنا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ عمران خان پر ان کے تیر چلانا آسان ہو جائیں گے، اور ان کے جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے مقدمے رہ بھی گئے ہیں، جو نواز شریف کی نااہلی رہ گئی ہے، وہ یہ ختم کروانے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ 90 دن کا ٹائم ان کو مل جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں تھوڑا سا لے رہی ہے. پیپلز پارٹی اس میں سٹینڈ کیوں لے رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو الیکشن تاخیر میں کروانے میں انہیں تو کوئی فائدہ نہیں. انہیں تو 10 اکتوبر کو بھی وہی نشستیں ملنی ہیں جو کہ ان کو 10 نومبر کو ملنی ہیں. ان کے لیے سندھ حکومت یا جو وفاق میں ان کا حصہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن پی ایم ایل این کو ضرور فرق پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف خود انتخاب لڑنے کے اہل ہو جائیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگلے امیدوار وزیر اعظم کے پھر سے بنا دیے جائیں گے، اور پھر شاید ان کا ووٹ بینک زیادہ بہتر ہو. یہ پی ایم ایل این کا خیال ہے. تو اس لیے ان کے نزدیک تو 1 مہینے سے فرق پڑ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس سے چونکہ فرق نہیں پڑ رہا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 60 دن کے اندر ہی الیکشن ہو. اب آپ سمجھیے نا بے قراری اور بے چینی کہ 60 دن بھی پتہ نہیں بیچارے اقتدار سے دور کیسے رہنا چاہیں گے. تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جلدی پھر الیکشن ہو جائیں اور تاکہ ہم فٹافٹ دوبارہ آ کے اقتدار سنبھال لیں. لیکن پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے. اب یہ ساری ان کی گیم پلان اپنی جگہ، لیکن ایک گیم پلان اور بھی کہیں بن رہا ہے، اور وہ گیم پلان یہ بن رہا ہے کہ 90 دن میں ہو یا 60 دن میں ہو، الیکشن تو جب بھی ہوں گے ان دونوں تاریخوں پر، چاہے 10 نومبر کو ہوں چاہے 10 اکتوبر کو ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں پھر بھی نہ ہوں، اور پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں ناچار پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں سے جیت کر ان کو سرپرائز دے دے. بے شک آپ عمران خان کو اس وقت نااہل بھی کر چکے ہوں، گرفتار بھی کر چکے ہوں، جیل میں بھی ڈال چکے ہوں، پاتال میں پھینک آئے ہوں، سمندر کی گہرائی میں اس کو دبا دیا ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، لیکن پی ٹی آئی کے اگر لوگ پھر بھی بلے کا نشان وہاں پر اگر بیلٹ پیپر پر ہوگا تو پی ٹی آئی کے چانس ہوں گے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے. تو جب تک ان کو یہ ہلکا سا بھی خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کہیں دوبارہ حکومت میں نہ آ جائے، پوری کوشش ہوگی کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ الیکشن میں نہ جایا جائے. اور اس کے لیے پوری جو تیاری ہے وہ آگے نگران حکومت کے لیے لگا دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم کوئی ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ ہو. اس میں بہت سے نام ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام سن رہے تھے، کچھ لوگوں نے سابق گورنر اسٹیٹ بینک کا نام بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے،
कुछ लोग मोहसिन बेग का नाम अभी तक फ्लोट कर रहे हैं कि हो सकता है मोहसिन बेग को वजीर आजम बना दिया जाए, निगरान वजीर आजम बनाकर उनके साथ जो बाकी टीम है वो ऐसी लगा दी जाए, माशी टीम, जो कि फिर बाकी मामलात को देख के चले। और इसमें तकरीबन कोशिश यही होगी कि टेक्नोक्रेट टाइप एक सेटअप बना दिया जाए। और ये जो सेटअप होगा वो फिर कोई आर्जी सेटअप नहीं होगा, कोई 60 दिन का या 90 दिन का सेटअप नहीं होगा। हो सकता है ये सेटअप फिर 6 महीने 8 महीने बढ़ा दिया जाए। और इसकी वजह वही होगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर इस बात का खदशा हुआ कि ये दोबारा ये जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि ये इलेक्शंस को डिले कराने की पूरी कोशिश की जाए। अब इस चक्कर में इनकी फिर चीखें निकलेंगी, फिर आप इनसे सुनेंगे कि ये जो आज इलेक्शन डिले कराने के लिए बड़े खुश हो रहे थे, ये खुद कैसे फिर चीखें मार रहे होंगे कि इलेक्शन कराओ। ये बड़ी मजेदार सिचुएशन हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि मैं कमर जमान कायरा को सुन रही थी बादामी साहब के प्रोग्राम में, वसीम बादामी के प्रोग्राम में, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं आइन बड़ा क्लियर है कि जी 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होने, आइन बड़ा क्लियर है। तो भाई आपको उस वक्त नहीं पता था जब पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी आइन में ये बड़ा क्लियर था। तब तो आप लोग बड़े इफ एंड बट्स बता रहे थे, तब तो आप लोगों को बड़े मसले मसाइल सूझ रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि जी आइन तो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। तो अभी आइन आपको याद दोबारा आएगा, अभी आपको दोबारा आइन की याद सताना शुरू होगी, और ये तब होगा जब आपका अपना हाथ दरवाजे में आएगा। तो फिर आपको याद आएगा कि आइन में क्या कुछ दर्ज है, फिर आपको याद आएगा इंसानी हुकूक क्या होते हैं, फिर आपको याद आएगा कि किस तरह से लोगों से हक़े रायदही छीनना, फिर उनको जोर जबरदस्ती करना, ये क्या होता है। ये सारी इनको आइन की जो सबक हैं आहिस्ता आहिस्ता याद आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आगे आगे देखिए होता है कि इसकी खिचड़ी अभी अंडर प्रोसेस है, पूरी तरह पकी नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो कहीं इनको अच्छा खासा झटका दे सकता है। और मैं आगे बात करूंगी जीबी की। जीबी में भी इन्होंने ये किया, अभी तो इन्हें आइन का याद आ रहा है ना। अभी लेटेस्ट जो जीबी में इंतखाब हो गया वजीर आला का, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जीबी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, जिसके पहले तो पता नहीं 4-5 मेंबर थे, लेकिन जो ही असेंबली ये वजीर आला जो खालिद खुर्शीद थे वो नाअहल हुए, तो ये 10 के करीब इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, बाकी जो ऑपोजिशन के लोग थे ये मिलाकर 19 लोगों की हिमायत हो गई इनके पास, और गुलबर खान जो है वो नए वजीर आला जीबी मुंतखब हो गए। तो ये उसी वक्त हुआ, मैंने आपको एक वीलॉग में बताई थी सारी कहानी कि तब ही असेंबली का इजलास होगा जब तक कि इनकी ये पूरी नंबर गेम पूरी ना हो जाए, जब तक कि लोग इनके पूरे इनके साथ ना मिल जाएं, भले प्यार मोहब्बत से भले धौंस से, लेकिन जब इनकी गेम पूरी हो जाएगी तभी आप देखेंगे जीबी असेंबली का इजलास होगा। और एन ऐसे ही हुआ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कश्मीर की तरह यहाँ पर एक मुत्तफिका उम्मीदवार आएगा, और बिल्कुल एज इट इज एक मुत्तफिका उम्मीदवार आया जिसे पीटीआई के लोगों ने भी वोट दिए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी वोट दिए, नून लीग के भी लोगों ने वोट दिए। तो कुल मिला के 19 वोट जो है वो इन्हें मिले। गुलबर खान जो कि एक इश्तिहारी भी हैं बाय द वे, और इनके ऊपर लेन देन के तनाजे में कोई चेक का इन्होंने चेक दिए थे किसी शख्स को, वो शायद नहीं सही चेक थे, बाउंस हो गए या जो भी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसने केस किया। तो ये इश्तिहारी भी हैं उस मामले में, लेकिन बहरहाल वजीर आला बन गए। तो ये तो बहरहाल इसमें जितने भी सेटअप्स हैं इनमें ये खूबसूरती है ना कि या तो वो बंदा इश्तिहारी हो, या वो बंदा कोई फर्द जुर्म उस पर आयद होने वाली हो, या कम से कम कोई ना कोई इल्जाम हो, कुछ ना कुछ तो हो। बिल्कुल क्लीन बंदा तो नहीं इस सिस्टम में चलता। तो बहरहाल ये भी एक क्वालिफिकेशन उनकी पूरी हो गई। तो जी नया वजीर आला मिल गया गिलगित बल्तिस्तान को। और फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि IMF ने $1.2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए, और $2 अरब सऊदी अरब ने भी दे दिए हैं। तो जो पैसों का इन्होंने पूरे 2-3 महीने से मांगने का सिलसिला किया हुआ था वो फाइनली कामयाबी हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि $4 अरब के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर तो स्टेट बैंक के हो गए हैं, लेकिन उसके बाद एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया गया है, और वो ये कि जी मईशत बहरानों से निकल आई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को भी टैग किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने इससे पहले भी काफी रिपोर्ट्स टैग की थी जो ये हुकूमत उस वक्त नहीं मान रही थी, लेकिन अब मान गई है, क्योंकि उसमें उन्होंने जरा सा कहीं ये जिक्र किया है कि जो इनिशियल बिल्कुल इमीडिएट पाकिस्तान को एक खतरा था कि जी आज डिफॉल्ट किया कल डिफॉल्ट किया, तो कम से कम वो वाला खतरा डाला है। उनका मकसद सिर्फ ये था कहने का, ये नहीं था कि बस सारा कुछ सही हो गया है। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जो डिफॉल्ट का एक बिल्कुल तलवार लटकी ही हुई थी कि अभी चल जाएगी कि अभी चलेगी,
वो कम से कम खत्म हुआ है। और वो तो सबको पता है कि ज़ाहिर है पैसे इतने आए हैं तो वो डिफॉल्ट का एकदम का जो खतरा था वो खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैशत ठीक हो गई है। उसके बाद IMF ने लंबी चौड़ी शराइत का एक मजीद लंबा चौड़ा पेपर जो है शराइतनामा वो भिजवा दिया है कि ज़राई टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, बिजली बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, ये करें वो करें। तो अब वो इस हुकूमत के गले पड़ गया है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि एक और मिनी बजट भी आने को है। तो वो बहुत सारे जो शोबे पाकिस्तान में टैक्स से मुस्तस्ना हैं उनको भी टैक्स नेट में लाने के ऊपर अब IMF जोर दे रहा है। और अब IMF की ना मानने की गलती ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये खुद भी इसहाक डार साहब कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम के लिए क्या सिचुएशन है? अवाम के लिए आप इसको जो मर्जी बताएं कि मुल्क बहरानों से निकल गया या नहीं निकला, सही राह पे आ गया है या नहीं आया, जो भी आप उन्हें कहानी सुनाएं, अवाम को ये पता है कि जो 20 किलो आटे का थैला है वो इमरान खान के दौर में 1200 रुपए का था और आज वो पंजाब में 3000 जबकि KP में 3400 का मिल रहा है। अवाम को ये पता है कि इमरान खान के दौर में जो चक्की आटा था वो 85 रुपए फी किलो था, जो आज 185 रुपए किलो मिल रहा है। अवाम को ये पता है कि चीनी इमरान खान के दौर में 85 रुपए फी किलो थी, जो एक वक्त में 100 रुपए तक जब गई थी तो दुनिया में इससे बड़ा कोई मसला नहीं था। टॉक शोज आप देख लें, 7 बजे से लेके 12 बजे तक जितने टॉक शोज थे उसमें चीनी दुनिया का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। और आज वही चीनी 145 रुपए की मिल रही है फी किलो, लेकिन इसके ऊपर एक भी शो मैंने अभी तक नहीं देखा, एक भी शो कि 145 पे चीनी मिल रही है। 150 वाला पेट्रोल पाकिस्तान में था जब इमरान खान का दौर था और आज वो एक साल के बाद 262 रुपए पे मिल रहा है। और इसके बावजूद अवाम को बताया जा रहा है कि मईशत बहरानों से निकल आई है। अभी बिजली वगैरह का हिसाब किताब तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, वो तो जब आप बिजली के बिल देंगे तो आपको खुद ही झटके लगेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो अब ये जितनी मर्जी गोलियां दें और ये अपनी कामयाबियां गिनवाएं कि हमने डिफॉल्ट से बचाकर बड़ा कामयाबी से पाकिस्तान को हमकिनार कर दिया, तो अल्लाह के बंदो डिफॉल्ट तक पहुंचाया किसने था, जरा इसका भी जवाब दे दो। क्योंकि जब इमरान खान को आप लोगों ने निकाला था तब तो डिफॉल्ट का खतरा सिर्फ 5% था, 95% पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। उसके बाद आपने ये गुल खिलाए थे पाकिस्तान के ऊपर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जो तलवार लटकना शुरू हुई डिफॉल्ट की, तो वो जाकर जुलाई तक लटकती रही है। हत्ता कि IMF के आगे एड़ियां रगड़कर जो आपने चंद डॉलर मंगवाए हैं उसके बाद कहीं जाकर वो थोड़े दिनों के लिए तलवार हटी, अभी भी मुकम्मल नहीं हटी। और यही इनकी माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट भी सोच में पड़ गई है कि इनको मजीद क्या करें, इनका क्या हल निकालें। तो अब इसीलिए जो पहली वाली मैंने स्टोरी आपको बताई है कि जी ऑप्शंस हैं कि जो निगरान सेटअप है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सके, तो कोई ऐसी वाली सिचुएशन की तरफ सिचुएशन ना चली जाए। बहरहाल ये चीजें अभी कुछ अगले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।